बेटा एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं इस वीडियो में हम लोग। क्वेश्चन क्या है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये प्रूव करना है फंक्शन की ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ठीक है ना, इंटीग्रल यानी इंटीजर पॉइंटों पर डिसकंटिन्यूअस है। इंटीजर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अपनी एक खास बात होती है कि अगर इसके अंदर इंटीजर होता है प्योर तो आउटपुट इंटीजर ही देता है ये। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर हम n प्लस एच रखते हैं ना, जहां पर n इंटीजर है, यहाँ पर n क्या है, इंटीजर है, लेकिन h क्या है, h कोई भी बहुत वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल वैल्यू है, जीरो के बहुत करीब है ना, डेसिमल वैल्यू है। तो n प्लस एच से वैल्यू हमें क्या मिलती है, इसमें n मिलती है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर n माइनस एच से हमें यह वैल्यू आउटपुट मिलती है, n माइनस 1 मिलती है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। इसने कहा कि भाई प्रूव करो हमारा जो फंक्शन है जी एक्स, वो क्या है। फंक्शन जी एक्स हमारे पास है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब इसने हमें कोई पॉइंट तो बोला नहीं, लेकिन इसने बोला इंटीग्रल पॉइंट पर जिसे डिसकंटिन्यूअस प्रूव करो। तो हमने मान लिया, लेट किया एट एक्स इज इक्वल्स टू एन पर हम चेक कर रहे हैं एन कोई भी इंटीजर है ना, कैसा भी इंटीजर हो सकता है। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं, जी एन पे क्या वैल्यू आ रही है। तो एन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एन, इंटीजर पुट करते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो डायरेक्ट एन ही देता है, तो इससे वैल्यू मिलेगी एन माइनस एन, यानी कि तो हमें जीरो मिल गया है ना। हमारा जो फंक्शन की वैल्यू एन पे वो जीरो आ गई। अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे, एल एच एल एट एक्स इज इक्वल्स टू एन पे बेटा। ठीक है, इसे हम लिख देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू एन माइनस जी एक्स। अब चेक करते हैं एन माइनस कैसे चेक होगा, देखते हैं। पहले जी एक्स की वैल्यू लगा देते हैं, जी एक्स की वैल्यू हमारी एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब यहाँ पर एक्स की जगह पुट कर दोगे अब एन माइनस एच, लिमिट एच टेंड टू जीरो हो जाती है, सभी को पता है। ये एन माइनस एच हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में चला जाएगा एन माइनस एच। ठीक है बेटा, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर एन माइनस एच मैंने आपको बताया था क्या होता है, एन माइनस 1 होता है। तो इसकी प्लेस पर तो एन माइनस 1 आ जाएगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो एन माइनस एच माइनस एन माइनस 1। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे एन माइनस और पॉजिटिव कैंसिल होगे, क्या देगा आपको वैल्यू, ये आपको वैल्यू देगा लिमिट एच टेंड टू जीरो माइनस एच प्लस 1। जैसे ही यहाँ जीरो पुट करेंगे वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस 1। अब आप खुद ही देखो आपकी जो वैल्यू आई है लेफ्ट फंक्शन की वैल्यू को तो जीरो आ गई और फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई। तो पहली दिख गया कि पहली दो स्टेप ही इक्वल नहीं आ रही है। अगर ये दोनों स्टेप पे इक्वल नहीं आ रही है वैल्यू, वो जीरो आ रही है, ये 1 आ रहा है, तो फंक्शन यहीं पर ही क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लिख देंगे जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू एन, जहां पर एन क्या है, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इसलिए ये फंक्शन इंटीजर का डिसकंटिन्यूअस प्रूफ हो गया। इस तरीके से सॉर्ट आउट करना है इसको। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन है। एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ये पूछ रहे हैं क्या ये फंक्शन x इक्वल टू पाई पर कॉन्टिन्यूअस है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है तो आप कर लोगे ना। इज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू पाई। ये बताना है क्या ये फंक्शन x इक्वल टू पाई पर कॉन्टिन्यूअस है। चेक कर लेते हैं, पाई पुट करो पहले डायरेक्ट फंक्शन में। जैसे पाई पुट करोगे ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। देखो साइन तो कोई सी पाई हो, 2 पाई 3 पाई 4 पाई इवन पाई ऑड पाई, साइन पाई तो जीरो ही होता है। तो आपको एफ ऑफ पाई की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5। इट्स मीन दैट ये तो आपको पाई स्क्वायर प्लस 5 दे देगा बेटा। ठीक है, ये तो फंक्शन की वैल्यू पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गई। अब हम बात करते हैं इस फंक्शन की पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट की। ठीक है, एल एच एल की बात कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल एट x इज इक्वल्स टू पाई। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू हमारी है एक्स स्क्वायर
माइनस साइन एक्स प्लस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट पर यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ पर आप पाई माइनस एच रखोगे, यहाँ पर एक्स की जगह पाई माइनस एच रख दोगे, तो पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5, वेयर लिमिट एच टेंड टू 0, है ना, लिमिट एच टेंड टू 0 पाई माइनस एच स्क्वायर। आप सभी को पता है साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन एच आ जाएगा प्लस 5। अब जैसे आप एच टेंड टू 0 लगाओगे तो ये 0 होती है पाई स्क्वायर दे देगा वैल्यू आपको, ये यहाँ 0 देते ही साइन 0 0 हो जाएगा, यानी कि पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया, है ना। तो यानी कि हमारी फंक्शन की वैल्यू भी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गई, दोनों इक्वल आ गए। अब हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, राइट हैंड लिमिट पर, RHL पर, RHL एट x इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू पाई प्लस फंक्शन की वैल्यू fx कितनी है, साइन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो क्या करना है आपको, पाई प्लस एच पुट करना है पहले, तो पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। लिमिट कितनी है, एच टेंड टू 0, सही है। तो ये हो गया पाई प्लस एच का होल स्क्वायर। देखो पाई प्लस सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है पाई प्लस, थर्ड में साइन निगेटिव होता है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो साइन एच प्लस 5। लिमिट कितनी है, एच टेंड टू 0। जैसे आप एच टेंड टू 0 डोगे, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा 0, ये 5 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो कितना आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। तो आप देख रहे हो कि आपकी राइट हैंड लिमिट भी पाई स्क्वायर प्लस 5 आई, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी पाई स्क्वायर प्लस 5 आई, और आपकी फंक्शन की वैल्यू भी पाई स्क्वायर प्लस 5 आई, तीनों वैल्यू सेम आ गई है। तो फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है। तो एफ ऑफ पाई इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू पाई, इसलिए फंक्शन x इक्वल टू पाई पर हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें मैं आपको एक दो बातें भी और बता देता हूँ। प्रॉपर्टी है कंटिन्यूटी की। देखो प्रॉपर्टी क्या कहती है अब आगे के लिए, कि अगर आपके दो फंक्शन f(x) और g(x) दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन प्लस कंटिन्यूअस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, सही है, इस बात को ध्यान रखें। कंटिन्यूअस फंक्शन माइनस कंटिन्यूअस फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, इस बात को भी ध्यान रखें। कंटिन्यूअस फंक्शन अपॉन कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, बट नीचे वाला कंटिन्यूअस फंक्शन जो वो 0 नहीं होना चाहिए कभी भी, है ना। तो ये बातें ध्यान रखनी है। इसी तरीके से दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, उनका प्रोडक्ट, दो कंटिन्यूअस फंक्शनों का प्रोडक्ट, सी का मतलब कंटिन्यूअस है, यहाँ पर भी हमेशा एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही आता है। तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है, शॉर्ट क्वेश्चंस को करने में काम आएंगी। दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम कॉन्टिन्यूअस होता है, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनता है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अपॉन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो अगर दोनों ही, बट नीचे वाला जो डिनोमिनेटर फंक्शन है वो 0 ना हो उस पॉइंट पर, तो भी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस माना जाएगा, पूरा फंक्शन ये वाला। दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के प्रोडक्ट का फंक्शन भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई ये बताइए f(x) अगर मैं आपके सामने एक फंक्शन लिख दूं sin x प्लस cos x, अब मैं आपसे पूछूं बताओ भाई ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों फंक्शनों की नेचर कैसी है sin x cos x की। तो इसके लिए क्या है, आपको देखो ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको ध्यान दो, तो साइन का ग्राफ हमें पता है कि साइन का ग्राफ तो इस तरह से चलता रहता है ना, कॉन्टिन्यूअस होता है। साइन का ग्राफ कहीं ब्रेक थोड़ी होता है, इन्फिनिटली इसी तरह से चलता रहेगा, ये तो sin x होता है। इस तरीके से cos x का ग्राफ जो होता है वो भी आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से आता है बनाना। ये cos x का ग्राफ होता है हमारा, इस तरीके से चलता है cos x का ग्राफ, ये cos x का ग्राफ है। तो ये भी हमें दिख रहा है कि cos x का ग्राफ भी बिना ब्रेक के चलता है। तो दोनों ही फंक्शन कैसे हैं, sin x और cos x, दोनों ही फंक्शन कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना sin cos। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि f(x) इज इक्वल्स टू sin x प्लस cos x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब ये पूरा फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा sin x प्लस cos x, ठीक है बेटा। जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको, 21 क्वेश्चन को इसी तरीके से हैंडल करना है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर अगर माइनस लग जाए
तो भी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस ही है कि दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ना। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं sin x इंटू कॉस एक्स फंक्शन कैसा होगा, तब भी आप इसे क्या बोलोगे, कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलोगे। क्यों? क्योंकि sin x भी कॉन्टिन्यूस है और cos x भी कॉन्टिन्यूस होता है, तो दोनों का प्रोडक्ट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही होगा। ठीक है बेटा, चलिए, तो आई थिंक आपको बात मेरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, sin x cos x वाली। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21 सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आया तो 1 मार्क में बनेगा। तो सीधा आपसे यही पूछ रहा है कि कैसा फंक्शन होता है साइन कॉस वगैरह। अच्छा, बाकी के फंक्शन के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में मुझे शायद इतना आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन कॉस तो आप जान ही गए। जैसे tan x का फंक्शन होता है, तो tan x का फंक्शन भी पूरी तरह से कॉन्टिन्यूस तो नहीं माना जाता, क्योंकि tan x का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से चलता है। π/2 पे अगर आप ध्यान दो, -π/2 है ना, ये इस तरह चलता है। यहाँ पर पाई होता है, π/2 है, ये पाई है, फिर यहाँ 3π/2 है, इस तरह से 3π/2 है। तो ये आपका tan x का ग्राफ है। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो tan x का ग्राफ जो है ना वो π/2 पे डिसकंटिन्यूस है। देखो π/2 पे ब्रेक आ रहा है ग्राफ में, इधर चली गई ब्रांच, इधर चली गई, बीच में गैप आ गया, है ना। ये तो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, अदरवाइज अगर आप मैं इन लाइनों को हटा दूं, π/2 वाली लाइन और 3π/2 वाली लाइन हटा दूं, -π/2, तो ये ग्राफ जो है ना आपका इसी तरीके से चलता रहेगा। ये इस तरीके से चलता है ना, ऐसे करके। तो ये ग्राफ जो है ना π/2 पर हमेशा डिसकंटिन्यूस बना रहता है। आगे जाकर जैसे मैं यहाँ 2π लूंगा, तो ये 2π से इस तरीके से निकल जाएगा, ऐसे करके। यहाँ पर आपका 5π/2 आ जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि जो tan x है, fx = tan x, ये कॉन्टिन्यूस तो है, लेकिन कहां पर कॉन्टिन्यूस है? वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। बस x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू ऑड हो गई, ऑड π/2 आ गई, तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है। देखो, नॉट डिफाइन होते ही फंक्शन इन्फिनिटी वैल्यू देगा, tan 90 इन्फिनिटी हो जाएगा, tan 3π/2 इन्फिनिटी, 5π, ये सब इन्फिनिटी हो जाएंगे। तो फंक्शन जो tan x का है वो हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है, लेकिन π/2 के ऑड मल्टीपल पर कंटिन्यूस नहीं है ना। तो इसलिए टेंजेंट फंक्शन जो होता है, जैसे टेंजेंट लिख देंगे, tan x को टेंजेंट करके पूछेगा आपसे, तो अब लिख देंगे टेंजेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस बट एक्सेप्ट किसको, x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, है ना। हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा, लेकिन ये वाला पॉइंटर ही होना चाहिए, यानी कि r - 2n+1 इंटू π/2। इस पॉइंट को छोड़कर, इन पॉइंटों को छोड़कर एवरी रियल वैल्यू पर फंक्शन हमारा tan x का कंटिन्यूस होता है। ठीक है, टेंजेंट फंक्शन भी बोलते हैं इसको, टेंजेंट। इसी तरीके से कॉट का फंक्शन होता है, कॉट एक्स का ग्राफ भी हमेशा tan का उल्टा ही बनता है। अगर आप कॉट एक्स का ग्राफ लोगे, तो कॉट का ग्राफ बेटा कुछ इस तरह से चलता है, ये होता है कॉट का ग्राफ। यहां से ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे निकल जाएगा, इस तरीके से। इस तरीके से जाता है ये 0 है, ये यहाँ पर पाई है हमारा। ये जो होता है ना, पाई के पैरेलल चलता है हमेशा। π/2 पर कॉट 0 होता है। ऐसे यहाँ पर 3π/2 मैं ले लूंगा, और यहाँ मैं ले लूंगा 2π। तो यहाँ से भी कॉट का ग्राफ इस तरह चलता हुआ आएगा। तो आप ये ध्यान दे रहे हो कि पाई पर, 2π पर, 3π पर ये नॉट डिफाइन रहता है ग्राफ, इस तरह चलता है, क्योंकि ये ग्राफ यहाँ पर 3π आ जाएगा, 3π पर भी इसी तरीके से बन जाएगा। तो गैप जो आ रहा है वो 2π, 3π, पाई, इधर आएगा -π, इन पर गैप आ रहा है। तो जो हमारा फंक्शन है fx = cot x, है ना, ये कॉन्टिन्यूस है, इज कॉन्टिन्यूस ऑल आर बट एक्सेप्ट किसको कर देंगे, nπ को। nπ को छोड़कर हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है ना। nπ को छोड़कर हर पॉइंट पर cot x क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो cot x के लिए ये होता है। तो ग्राफ से हमें ये पता चल जाता है। अगर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम सिंपली किसी भी फंक्शन का, अगर वो ग्राफ ड्रॉ करना फिजिबल है, तो आप ग्राफ को देख के मालूम कर सकते हो कि जहां भी गैप आ रहा है उन पॉइंटों को डिसकंटिन्यूस पॉइंट बोलते हैं, और जहां गैप नहीं आ रहा है, जहां ग्राफ स्मूथली चल रहा है, वो आपके कंटिन्यूटी वाले पॉइंट होते हैं। तो कॉट एक्स का जो ग्राफ है वो पाई पर, 2π पर, 3π पर ब्रेक हो रहा है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो पॉइंट है पाई, 2π, 3π, यानी कि nπ, क्योंकि इनफिनिट तो चला देंगे ना इस ग्राफ को, तो
है ना, इन्फिनिट तक लिख सकते हैं इस तरीके से। आगे जाएगा तो 5 पाई पे भी ऐसे बनेगा, 5 7 पाई तक ऐसे चलता रहेगा कॉट का ग्राफ। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो कॉटेक्स का ग्राफ होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, लेकिन केवल n पाई पर होता है, बाकी पॉइंटों पर कॉन्टिन्यूअस है। अगर आप देखो तो पाई से 2 पाई तक पाई पर डिसकंटिन्यूअस हुआ, 2 पाई पर डिसकंटिन्यूअस हुआ, लेकिन बीच में तो कॉन्टिन्यूअस है ना। सेम यहाँ पर भी देखोगे तो 0 पर डिसकंटिन्यूअस हुआ, पाई पर डिसकंटिन्यूअस हुआ, लेकिन इनके बीच में तो कंटिन्यूअस है ना। तो हम ऑल रियल नंबर लिख के लेकिन एक्सक्लूड कर लेते हैं एन पाई को। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 को आपको यही इसी तरीके से यही आंसर देना है ना। वो आपसे कॉटेक्स की जगह उसने लिख रखा है कोटेंजेंट, 10x की जगह उसने लिख रखा है टेंजेंट। तो आपको आंसर इसी तरीके से देना है ग्राफिकली, ठीक है। ग्राफ बनाकर आप समझ भी सकते हो और आपको याद भी रहेगा क्वेश्चन कि किस तरीके से बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। तो वहां पर आपको इस तरह से हैंडल करना है क्वेश्चन को। अगर वो पॉइंट दे रहा है कि भाई इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करो x = 3 x = 4, तो वहां पर फिर आपको LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू सब कुछ देखनी होती है। और जहां उसने पॉइंट नहीं दे रखा वो एंटायर फंक्शन के बारे में पूछ रहा है, तो एंटायर फंक्शन के बारे में तो आप ग्राफ से ही आंसर दोगे तो ज्यादा आंसर आपका सही रहेगा और आपकी गलती होने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 22 तक डिस्कशन हो गया है हमारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 भी आप आसानी से कर सकते हो, है ना। साइन एक्स, कोसेक्स, कोसाइन फंक्शन, कोसेक फंक्शन, सेक फंक्शन, इन सबके ग्राफ बना लीजिएगा। ग्राफ से आपको मालूम पड़ जाएगा कहां पर डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।